अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे और आपको आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। आज बेसिकली इस वेबिनार का मकसद था कि फर्स्ट ईयर आप लोगों को बताया जा सके कि आप लोगों ने पढ़ना कैसे है, किस तरह आप लोग अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं और क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप लोग एमसीक्यूज़ में पीक पे जा सकते हैं बिकॉज़ ये ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर से बच्चे फेस करना शुरू करते हैं और फाइनल ईयर तक उनको नहीं पता होता। और सारे आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं आप लोग वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की सब्जेक्ट वाइज़ गाइडलाइन करूँगा और आई विल रिकमेंड कि आप लोग एक पेपर और पेज लेके बैठ जाएँ क्योंकि मैं पहले सब्जेक्ट कवर करूँगा और उसका मैं ये तरीका करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बायोकेमिस्ट्री कवर करके फिर आपके बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड कमेंट देखूँगा। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड देन नेक्स्ट। तो आप लोग किसी भी तरह का इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों को उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी। चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ बायोकेमिस्ट्री से। बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है और स्टूडेंट्स को एट द एंड ऑफ द ईयर तक ये नहीं पता होता कि हमने बुक सिलेक्शन किस तरह करनी है और कौन-सी बुक उनको अच्छे मार्क्स लेके दे सकती है। सो बुक सिलेक्शन के लिए आप लोगों ने सबसे याद रखना है बायोकेमिस्ट्री में एक लिपिन कोड तो लाज़मी बुक है। ये तो आपने रखनी है। इसके अलावा कौन-सी बुक हो? कुछ सीनियर्स आपको कहेंगे सत्या करो, कुछ कहेंगे मुश्ताक करो, कुछ कहेंगे हार्पर करो। अब मैं आप लोग को जिस तरह बताऊँगा तो वो डिस्टिंक्शन लेवल की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ बताऊँगा, उसके अलावा नहीं बताऊँगा। जो कहते हैं आपको कि मुश्ताक करो, आई वोंट रिकमेंड मुश्ताक क्योंकि आप मुश्ताक जब पढ़ते हो ना उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखी हुई है जो कि आप लोगों के इस लेवल पे भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग मुश्ताक पढ़ने बैठ जाते हो ना, आप लोगों को 1-2 महीने बाद एहसास होता है कि मुश्ताक में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था और ये मुझे कुछ याद नहीं हुआ। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उस पे आप टाइम वेस्ट करते हो। आपने जो बुक सिलेक्शन में रखना है, लिपिन कोड के साथ सत्या को रखना है। अब फिर हार्पर की बात आ जाती है कि हार्पर कब पढ़नी है। हार्पर हमेशा तब पढ़ी जा सकती है जब आपने एक बारी सत्या से कॉन्सेप्ट बना लिया हो बिकॉज़ फर्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रैंडम है। आप लोग जितनी ज़्यादा बुक्स करोगे, उतना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। तो आपने मेन बुक्स रखनी है लिपिन कोट एंड सत्या। जब सत्या हो जाएगी, वो आपको हेल्प करेगी हार्पर में पढ़ने के लिए, क्योंकि हार्पर उससे नेक्स्ट लेवल हो जाता है। सबसे पहले मैं लिपिन कोट के बारे में बताऊँगा कि लिपिन कोट में से आपने क्या-क्या करना है। एक बात याद रखिएगा कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो डिजीज़ेज़ हमारे सोसाइटी में कॉमन है ना, वही क्वेश्चन आपसे रिपीटेडली पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनीमिया हमारी सोसाइटी में इतना कॉमन है, एक छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़े तक को एनीमिया होता है। तो आप लोगों की फिज़ियो में एनीमिया इंक्लूडेड है, तो उधर से क्लिनिकल आने के सबसे ज़्यादा चांसेज़ है। फिर बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों को मैं अभी बताऊँगा जॉन्डिस आएगा एक चैप्टर में। तो जॉन्डिस बच्चा पैदा होता है तब भी होने के चांसेस होते हैं, लिवर डिजीज़ और जो हेपेटाइटिस इतना कॉमन है, उसमें भी जॉन्डिस होता है। तो ये ऐसी क्लिनिकल कंडीशंस है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ेज़, ये ऐसी कंडीशंस है जो कि बहुत कॉमनली होती है हमारी सोसाइटी में। तो याद रखना जो चीज़ सबसे कॉमन है सोसाइटी में, मोस्ट लाइकली चांस है प्रोफ में उसका एमसीक्यू आएगा। इसलिए फ़िज़ूल चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करते होते, हाई चीज़ों को अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले लिपिन कोड के बारे में बताऊँगा कि लिपिन कोड में से आपने क्या-क्या करना है, जो कि उसके अलावा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लिपिन कोड उसके लिए इनफ होगी। सबसे पहले आते हैं हम विटामिन्स पे। विटामिन्स एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपको अच्छी तरह आता है, तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है? विटामिन में से ऑलमोस्ट 1.5 टू 2 एमसीक्यू आना है यानी 10 नंबर। उसके अलावा विटामिन्स में से आपके एमसीक्यू सबसे ज़्यादा आते हैं। थर्ड थिंग कोई ऐसा वाइवा नहीं होता जो विटामिन्स में से नहीं है। विटामिन्स में से अगर आप अच्छा वाइवा दे देते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स देगा और हर टीचर विटामिन्स पसंद करता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक टॉपिक जो बहुत अच्छा है, जो बहुत ज़्यादा क्लिनिकली यूज़ होता है वो विटामिन्स है। तो विटामिन्स के लिए लिपिन कोट करें। इसकी वीडियोज़ कौन-सी देखनी है? वीडियोज़ के लिए आप लोग को मैं रिकमेंड करूँगा कि जो बायोकेमिस्ट्री है ना, वो बड़ी हैफ़-फ़ैज़ेड है। आप लोग इसकी व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस देखा करें और स्पेशली जो विटामिन्स की डिज़ीज़ेज़ है, उसकी व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस देखा करें। क्योंकि जो डिज़ीज़ेज़ है ना, हमेशा विटामिन्स में वो पूछी जाती है सबसे मेजरली। बाकी विटामिन्स के बारे में जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो एमसीक्यूज़ में आता है। तो डिज़ीज़ेज़ के लिए आपने विटामिन्स के लिए वीडियोज़ देखनी है। विटामिन्स हो गया। फिर जो बायोकेमिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ये है कि 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट टाइम वेस्ट करते हैं। एक मिनरल्स, एक वाटर पीएच बफर वाला स ये साल का एंड हो जाता है, आप लोगों को समझ नहीं आती कि ये पढ़ना कैसे है। अब मैं जो बताऊँगा उसके अकॉर्डिंग अगर ये करेंगे तो आप लोग
ये दोनों टॉपिक्स आपकी बायोकेमिस्ट्री अच्छी हो सकती है। जो मिनरल्स है वो आप लोगों ने सत्या के टेबल सबसे पहले करने हैं। फिर मिनरल की हमारी गाइडलाइन पोस्टेड है, हमेशा इंपॉर्टेंट मिनरल्स करने हैं। मिनरल्स बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में है, बट जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह पता लगता है। आयरन, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, आपको आयरन फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, वो सत्या से अच्छी तरह सारा करें। कॉपर, कॉपर बहुत अच्छा और क्वेश्चन है, इसकी जो डिजीज है विल्सन डिजीज। फिर इधर पूछा जाता है कि इसकी हार्पर में जो ट्रांजिशन फॉर्म्स है, क्योंकि कॉपर ट्रांजिशन फॉर्म्स में आता है, वो वहां से करनी है। हार्पर पढ़ने के लिए मिनरल्स के लिए जरूरत नहीं है। मैंने अगेन बात किया कि जो चीज की मतलब इंपॉर्टेंस कम है ना, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते होते हैं। जिस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जिसकी क्लिनिकल वैल्यू ज्यादा है, उस पर टाइम हमेशा लगाते हैं। आयरन अच्छा पढ़ें, कैल्शियम अच्छा पढ़ें, कॉपर अच्छा पढ़ें, ये तीन बहुत अच्छे पढ़ने हैं। इसके अलावा होते हैं एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स। जो जो एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स है, जिसमें सिलीनियम आएगा, जिंक आएगा, जो भी एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स है उनको बहुत अच्छा सा करना है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का क्वेश्चन एससीक्यू आने के चांसेस होते हैं। ये वाइवा क्वेश्चन भी है, ये एससीक्यू क्वेश्चन भी है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी है। कैल्शियम, अब जो मेन मिनरल्स हो गए ये आप लोगों ने करने हैं। इसके अलावा हमारे ग्रुप में एल्बम में आपको सारी गाइडलाइंस मिल जाएगी, उसमें जो मिनरल्स के टेबल दिए हुए हैं ना, उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस करनी है। ये चीजें आप लोग मिनरल्स से कर लेंगे तो आपके वो कवर हो जाएंगे। और साथ सत्या में से जो मैंने मिनरल्स मेन बताया वो अच्छी तरह रीड कर लें, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। फिर आ जाता है वाटर, पीएच, बफर एंड सेल। सेल को आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, आपका एफएससी वाला सेल इनफ होता है। मैक्सिमम पढ़ना है तो फिर दोस्त से पढ़ लें, सेल पे टाइम ना लगाए। मैंने देखा है लोग एक एक दो दो तीन तीन दिन सिर्फ सेल पे लगा देते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे सेल में से कुछ ऐसे नहीं आता। वाटर, पीएच और बफर, ये जो तीन टॉपिक्स हमारे पास है ना, वाटर, पीएच, बफर, इसमें से कौन से क्या करना होता है आपको? एसिडोसिस, एसिडोसिस में जो कंडीशंस होती है, जिन कंडीशन में एसिडोसिस होता है। एल्कलोसिस, किन कंडीशंस में होता है, उसमें बाइकार्बोनेट के लेवल को क्या इफेक्ट आता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को क्या इफेक्ट आता है, उसमें पीएच के लेवल को क्या इफेक्ट आता है। ये सारे क्लिनिकल्स आप लोगों ने करने हैं, बिकॉज जो ये क्लिनिकल्स होते हैं ना, ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ये फर्स्ट ईयर में भी पूछे जाएंगे, सेकंड ईयर में भी पूछे जाएंगे, आगे भी ये चलते रहते हैं। ये आप लोगों ने करने हैं कहाँ से? चतुर्जी में बहुत ज्यादा अच्छे लिखे हुए हैं। चतुर्जी का आपको पीडीएफ ड्राइव डॉट नेट लिखना, उधर से आपको कोई भी पीडीएफ बुक का मिल जाता है। आपने वो पीडीएफ ड्राइव डॉट नेट नेट लिखने और वो ओपन करके लिंक, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। तो ये हमारे पास हो गए जहां से आप लोगों ने करना है वाटर, पीएच, पर ये मेन चीजें इसकी करनी है, जिसमें अल्कलोसिस, एसिडोसिस, इनको हाइलाइट रखना है। बाकी चीजें एक बार आपने रीड कर लेनी है। ये हो गए हमारे बायोकेमिस्ट्री के दो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस पे सबसे ज्यादा टाइम जाया किया जाता है। अब आ जाता हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, हीमोप्रोटीन। हीमोप्रोटीन आप लोगों ने करना है लिपिन कोर्स से। इसमें आता है पोर्फायरिन और जोंडस। जोंडस आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, बिकॉज जोंडस एक ऐसी चीज है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, और ये हेपेटाइटिस से बहुत ज्यादा लिंक्ड है, जो कि हमारी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि वाइवा में भी पूछा जाएगा, एससीक्यू में भी पूछा जाएगा, एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा। तो जोंडस आपने लिपिन से भी करना है, हार्पर से भी करना है, इसकी वीडियोस भी देखनी है। फिर इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है पोरफायरिन्स। पोरफायरिन्स में जो मुश्किल आती है ना, पोरफायरिन्स की आपको सबसे ज्यादा मुश्किल आती है कि तैयार कैसे करना है। इसकी आपने वीडियोस देखनी है, कोई व्हाइट बोर्ड एनिमेशन अच्छी मिलती है। और उसके अलावा जो आप लोगों ने पोरफायरिन्स करने हैं, वो आप लोगों ने करने हैं उसके जो टेबल्स अवेलेबल है। फिर उस जो टेबल्स है उसमें पोरफायरिन्स का इनफ लिखा हुआ है, जो कि आप लोगों के एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये पोरफायरिन्स हो गया। नेक्स्ट आ जाता है, अभी मैं लिपिन कोट वाली सिर्फ गाइडेंस दे रहा हूँ जो लिपिन कोट से करना है। फिर आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब आप खोलेंगे उधर गैग्स का पोर्शन है, गैग्स, ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन। ये पेट क्वेश्चन है, एससीक्यू, एमसीक्यूज, वाइवा। जो लिपिन कोड की चीजें है ना, सबसे ज्यादा प्रोफ के वाइवा में वो पूछी जाती है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि सत्या टीचर्स को पसंद नहीं है, और वो सत्या टीचर्स को कभी भी ये नहीं कहना होता कि हम सत्या पढ़ के आए हैं। सत्या टीचर्स को पसंद भी नहीं होती। लिपिन कोड के वो टॉपिक ज्यादा पूछते हैं, सत्या के टॉपिक वो सिर्फ तब पूछेंगे जब उन्होंने जान के फंसाना है, और या बहुत ही इजी वाइवा ले रहे हो। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आपका 50% कार्बोहाइड्रेट सिर्फ इसी पे कर रहा होता है, और इसी में से एमसीक्यूज आते हैं। फिर आ जाते हैं हम एंजाइम्स की तरफ। दिस इज द मोस्ट हैफेजर्ड टॉपिक इन बायोकेमिस्ट्री। एंजाइम्स का लिपिन कोर्स से एक चैप्टर जो है वो तो लाजमी करना है।
एंजाइम्स का लिपिन कोड से चैप्टर करें। मुश्ताक में से करना होता है एंजाइम, बट मुश्ताक में बहुत ज्यादा मुश्किल लिखा हुआ है। हमारी एल्बम में ना इसकी पिक्चर्स पोस्टेड होगी जिसमें मुश्ताक को सारा समराइज करके लिखा हुआ है। आप लोगों ने वो पिक्चर्स डाउनलोड कर लेनी है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। हमेशा जो भी चीज पढ़नी है उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, वो कर लेना है। तो आप लोगों का एंजाइम्स काफी अच्छा हो जाएगा। और सत्या में से साथ पढ़ना है। फिर आ जाते हैं लिपिड पे। लिपिड में आप लोगों ने लिपिन कोर्ट में से चैप्टर 17 में कुछ पोर्शन है वो करना है। उसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप लिपिड को पढ़ते पढ़ते ना आप लोग जी प्रोटीन सिस्टम लाजमी करना। जी प्रोटीन सिस्टम हमारा जो होता है ना, उसमें आता है जीएस सिस्टम, जी इनहिबिटरी और जी क्यू सिस्टम। ये सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है, ये हर मैकेनिज्म आप लोग थर्ड ईयर में जाएंगे पैथोलॉजी में यूज होगा। फर्स्ट ईयर में इसमें से एमसीक्यूज आता है कि सर्पेंटाइन रिसेप्टर कौन सा है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर प्रोक एमसीक्यूज है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो जी प्रोटीन रिसेप्टर है। जी प्रोटीन कैसे पढ़ना है, ये ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत टाइम जाया किया जाता है। इसकी वीडियोस देखते हैं, इसकी बहुत अच्छी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बहुत अच्छी अवेलेबल है, वो देखें। आप लोगों का ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का लिपिड कोड से कुछ नहीं करना। न्यूक्लियोटाइड आपने सत्या से करना है और हार्पर की समरीज करनी है। अब इसके अलावा अब जो बहुत से बच्चों को पता लगता है कि प्रोटीन में असल में क्या क्या इंक्लूडेड है। प्रोटीन में आप लोग गौर से सुनेगा, चैप्टर 1 लिपिड कोड इंक्लूडेड है, चैप्टर 2 इंक्लूडेड है, चैप्टर 4 है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये भी प्रोटीन में इंक्लूडेड है। आप लोगों ने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिजीजेस करनी है, ये रिपीटेडली पूछी जाती है प्रोफ में, ये रिपीटेडली वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। फिर उसके बाद किस तरह क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होती है, मैंने आपको बताया कि जो डिजीजेस हमारी सोसाइटी में कॉमन है वो आपसे पूछी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन में आप लोगों को हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक होगा HbA1c। अब HbA1c बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि अगर हमने पेशेंट का फाइंड करना है ना कि ये डायबिटिक है कि नहीं, तो हम HbA1c चेक करेंगे। उसके साथ अगर ग्लूकोज अटैच्ड है तो वो बंदा डायबिटिक होता है, अगर एक कंसेंट्रेशन से ज्यादा अटैच है। तो देखिए डायबिटीज हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन डिजीज है। इस वजह से जो हमारे पास एग्जामिनर्स होते हैं वो चीज का आपसे पूछते हैं जो कि कॉमन है, जो कि आप लोगों ने बुक में पढ़ी है। इसलिए आपको अभी से ऐसी चीजें करनी है जो कि क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आज भी फायदा होगा, इससे आपको कल भी फायदा होगा। अब आ जाते हैं हम हार्पर की कुछ बात की तरफ। हार्पर में जो सबसे बड़ी बात है ना, हार्पर आप अगर पहली बारी पढ़ेंगे आप लोग टाइम जाया करेंगे। मुश्ताक आप अगर पहली बारी पढ़ेंगे तो आप लोग टाइम जाया करेंगे। आप लोगों ने पहले सत्या पढ़नी होती है, सत्या से आपके पास वे कॉन्सेप्ट बनता है, उसके बाद आप हार्पर की तरफ जाएं तो आपको हेल्प होगी, फिर आपको हार्पर की समझ भी आएगी। फिर अब इसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यूज की बारी। एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एमसीक्यूज किधर से करने हैं। अब बाकी चीजें आप लोगों ने सत्या से करनी है, जो इंक्लूडेड है सारी गाइडलाइन में लिखा हुआ है, लिपिन और हार्पर। एक और बुक की मैं आपको बताना भूल गया, एक बुक है निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी वालों ने के बच्चों ने कुछ ने कंपाइल किया हार्पर से, लिपिन कोड से और सत्या से। आप लोग को वो बुक का पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, वो निश्तर के बच्चों से भी मिल जाएगा। वो वाले जो आपकी पीडीएफ है वो बहुत अच्छी लिखी हुई है, क्योंकि वो सत्या, लिपिन और हार्पर की कॉपी पेस्ट लाइन है। आप अगर वो पीडीएफ अलोंग विद लिपिन कोड कर लेते हैं, लिपिन कोड में करना फिर भी मस्ट है, लिपिन कोड आपने करनी है, उसके साथ वो बुक कर लेते हैं तो आपका मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको रीड किया हुआ, उन्होंने काफी अच्छा कंपाइल किया हुआ है सब कुछ। तो बट उसमें लिपिन कोड का कुछ पोर्शन कम है, तो आप लोग, मैं रिकमेंड करूंगा लिपिन कोड के जो टॉपिक्स है वो लाजमी करें। उसके अलावा अगर आपको सत्या नहीं पसंद आ रही तो आप वो बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर आपके हर क्वेश्चन का आंसर होगा इधर। तो अब मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ। एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के बाद मैं आता हूँ कमेंट सेक्शन की तरफ जो बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड है। एमसीक्यूज आप लोगों ने जो बायोकेमिस्ट्री के करने हैं उसमें दो सबसे मेजर सोर्सेज है। एक आपका सोर्स है बीआरएस, बीआरएस ब्रॉड रिव्यू सीरीज। ये भी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मिल जाती है, अदरवाइज पीडीएफ ड्राइव डॉट नेट लिखें, इधर से आपको कोई भी पीडीएफ बुक मिल जाती है, उधर से डाउनलोड करें या आप लोग इसको खरीद ले। बीआरएस बायोकेमिस्ट्री काफी ऑथेंटिक बुक है। चटर्जी, इस ये इसके एमसीक्यूज काफी अच्छे, और हाशमी, ये तीन बायोकेमिस्ट्री के अच्छे सोर्सेज है। आप बायोकेमिस्ट्री के इनके सारे सारे एमसीक्यूज ना करना, बेशक आप
ये बुक्स लें और इनके पहले 20-20 एमसीक्यूज कर लिया करें। इससे क्या होता है कि एक चैप्टर का आपको वेग आइडिया हो जाता है। एक चैप्टर के अगर आप 50 to 60 एमसीक्यूज कर लेते हैं ना, मेजर पोर्शन आपका उस चैप्टर का कवर हो जाता है। लास्ट थिंग अबाउट बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री अगर आपसे नहीं पढ़ी जा रही तो बेस्ट तरीका ये होता है, अगर बिल्कुल भी ऐसे आपसे बुक से नहीं पढ़ी जा रही, सबसे पहले उठाएं पास्ट पेपर। पास्ट पेपर में देखें क्या क्वेश्चन आया है, पास्ट पेपर याद करें। एक बारी पास पेपर याद हो गए, उसके बाद अब आए बुक पे। अब बुक पे वो क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे होंगे आपको इजी लगेगा, आप वो क्वेश्चन को अच्छी तरह कवर करें, वो पार्ट आपका कवर हो गया। जब वो पार्ट कवर हो जाता है ना, फिर बाकी आप पार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि हमने कैसे करना है। अब मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन की तरफ बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड आता हूँ, जो आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड पूछा है, उसके बाद मैं एनेटमी की तरफ जाऊंगा और उसके बाद फिजियो। तो सबसे पहला कमेंट एक हमसे पूछा है मिनरल्स फ्रॉम हार्पर, इसके रिलेटेड पूछा हुआ है कि ट्रांजिशन मेटल्स भी इंक्लूड है। नहीं, मिनरल्स मैंने आपको बताया कि आप लोग जो बॉक्सेस है सत्या के वहां से करें, हमारे ग्रुप में पोस्टेड है एल्बम में, वहां से करें। और उसके अलावा मिनरल्स पे ज्यादा टाइम जाया नहीं करना, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स, इनको अच्छा करें और साथ कॉपर को। और बाकी की जनरल इन्फो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इतने हाई यील्ड नहीं है। और इसके पास पेपर्स क्वेश्चन करें, जो हाई यील्ड मिनरल्स है वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो हार्पर से करके आप लोग थोड़ा सा अपना टाइम जाया करेंगे इसमें, बल्कि काफी ज्यादा जाया करेंगे। फिर उसके बाद बाकी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, हाँ ये एक एमसीक्यूज है जो किसी ने पूछा हुआ है। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट इन क्वारंटाइन। चलिए इसका मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है। जब भी आप फारिग होते हैं ना, अब आपने कभी ऐसे नहीं करना। सबसे बड़ा मसला होता है कि आप लोग तीनों बुक्स को इकट्ठा लेके चलने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कभी तीनों बुक्स को इकट्ठा लेके आप चल नहीं सकते। आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट के लिए टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 पार्ट्स में किस तरह डिवाइड करना है, आपने सबसे पहले एनेटमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, ग्रोस एनेटमी और उसके अलावा हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और जनरल एनेटमी। एनेटमी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक आपके पास फिजियो हो गया, एक आपके पास बायोकेमिस्ट्री हो गया। अब आपने एक वीक में 2 चीजें करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप एक वीक, फर्स्ट वीक में फिजियो उठा लें, साथ ग्रोस एनेटमी उठा लें। अब एक वीक आपने सिर्फ ये 2 चीजें लेके चलनी है। नेक्स्ट वीक में आप बायोकेमिस्ट्री उठा लें, साथ हिस्टो, एम्ब्रियो और जनरल एनेटमी उठा लें। अब उनको नेक्स्ट वीक में आपने ये लेके चलना है। फिर आप लोग क्या करें, एक टारगेट डिसाइड करें 3 दिनों के हिसाब से। जब आप एक हफ्ता के 1 वीक का टारगेट सेट करते हैं ना, तो आप फिर भी थोड़ी सी सुस्ती कर जाते हैं। 3 डेज टारगेट सेट करें, वो 2 सब्जेक्ट 3 डेज में जितना कवर करना है उतना कवर करने की कोशिश करें। आप अभी एक बारी अगर रीड भी कर लेते हैं ना सारा सिलेबस, जो प्रोफ की आखिरी 40 हॉलीडेज होती है और जो प्रोफ के जो दिन होते हैं 3 दिन, उसकी टाइम मैनेजमेंट जिस बंदे को आती है वो अच्छे मार्क्स लेता है। और जो बंदा उन दिनों में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकता, वो अच्छे मार्क्स इतने नहीं ले सकता। अब इसके बाद एमसीक्यूज बुक का अगेन दोबारा पूछ रहे हैं, और वीडियो रिकमेंडेशन कौन सी है। एमसीक्यूज बुक का आप नाम लिख लें, चटर्जी, हाशमी एंड बीआरएस। ये 3 बायोकेमिस्ट्री की एमसीक्यूज बुक है। वीडियो में कौन सी रिकमेंड करूंगा, वीडियोस बायोकेमिस्ट्री की एज सच फर्स्ट ईयर की अवेलेबल इतनी ज्यादा नहीं है। आप लोगों ने जो इसकी करनी होती है, टॉपिकल वीडियोस करनी होती है। अगर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उसके रिलेटेड कोई भी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन होती है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखें, वो काफी अच्छी होती है। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन अगर कोई अच्छी आपको नहीं मिल रही, तो उसके बाद आप लोग कोई जो जिसके देखा करें, जिसके व्यूज सबसे ज्यादा हो। जिसके व्यूज सबसे ज्यादा होते हैं ना, उस वीडियो में वाकई कोई बात होती है, उन वीडियोस को देखा करें। और आप दिन में अपना ना टाइम डिवाइड किया करें कि कितनी देर वीडियो देखनी है और कितनी देर पढ़ना है। जब आप सिर्फ वीडियोस पे रह जाते हैं ना, तो आप पढ़ते नहीं है। और अगर आप सिर्फ बुक से पढ़ते रहते हैं तो आपको याद नहीं होता। फिर शॉर्ट लिस्टिंग की बात पूछी जाती है कि शॉर्ट लिस्टिंग लिस्टिंग किस तरह करनी है। शॉर्ट लिस्टिंग हमेशा तब करनी होती है जब आपका एक बारी कोर्स कंप्लीट हो गया हो, क्योंकि जब आप पहली बारी कोर्स पढ़ रहे होते हैं ना, आपको हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगी। आपका ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, लेकिन हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये एफएससी नहीं है कि हर चीज पढ़नी है, ये एमबीबीएस है। इसमें आपने वो चीज पढ़नी होती है जिसका आपको जिंदगी में फायदा हो, जिसका आपको क्लिनिकली फायदा हो, जिसने आपके प्रोफ में आना है। तो आप लोगों ने किस तरह पढ़ना होता है, आप लोगों ने हमेशा वो चीज करनी है। एक बारी जब आपका कोर्स हो गया, आपको पता अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। जो प्रोफ की 40 हॉलीडेज आनी है, जो आपकी लास्ट प्रिपरेशन हॉलीडेज होती है, हमेशा शॉर्ट लिस्टिंग उन हॉलीडेज में करते हैं, क्योंकि उसमें आपको 60% कोर्स होता है
40% वो कोर्स होता है जो आपने एक रीड किया होता है तो आपको काफी हद तक रिटेन होता है। 20 to 30% वो होता है जो कि आपने सेंड अप्स में कर लिया होता है। तो 70 to 80% कोर्स ना आपके पास ना जहन में होता है और आपको अंदाजा हो गया होता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अब आपने देखना है कौन सी चीज आपको भूल रही है और कौन सी चीज मुश्किल है। देन आपने वो चीज अच्छी तरह करनी है और उसकी शॉर्ट लिस्टिंग कर लेनी है। शॉर्ट लिस्टिंग का क्या फायदा, जिस दिन प्रूफ होता है उस दिन आपके पास सारा कुछ इतना जहन में आ जाता है कि आपको समझ नहीं आती कि हाँ रिवाइज क्या चीज करें। एक बार रिवीजन करें, अपना शॉर्ट लिस्टिंग का रजिस्टर के लिए 3 से 4 घंटे निकाल लें। हर रोज प्रूफ से पहले जो 2-3 रातें होती हैं उनमें हर रोज मैं सोने से पहले आधा पौना घंटा वो रजिस्टर पढ़ा, और जिस दिन प्रूफ देने जाने लगे ना उससे पहले 2 घंटे वो अपना रजिस्टर पढ़ लिया। 50% ऑफ द एमसीक्यूज वहां से आए होते हैं, क्योंकि आप हमेशा वो चीज को ही मुश्किल कंसीडर करते हैं जो कि प्रूफ में आनी होती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जिनसे पढ़ा नहीं जा रहा वो फिर उनके लिए एक और मैं छोटी सी बात कहूंगा कि आप लोग मेडिकल में सोचें कि क्यों आए थे। जो प्राइवेट वाले हैं वो सोचें कि अगर आपके वालिदैन इतना पे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। फिर जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं वो ये बात सोचें कि अगर आज आपसे नहीं पढ़ा जा रहा बिलफर्ज, कल आपने कल आप चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स अगर कभी बीमार हो तो आप खुद के अलावा किसी और के पास लेके जाएंगे, क्योंकि आपको अपने पे भी इतना यकीन नहीं होगा कि मैं ठीक कर सकता हूँ इनको या मैं अच्छी इनको दवाई दे सकता हूँ। तो अगर आप इस बात से सेटिस्फाई है ना कि आप अपने पेरेंट्स का इलाज कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं। अगर आप इस बात से नहीं सेटिस्फाई तो याद रखिएगा आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन रहे। और एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी नेग्लिजेंस की वजह से अगर किसी की डेथ होती है तो वो उसका जवाब भी आप लोगों ने एट द एंड ऑफ द डे देना है, ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो ये चीजें सोचें और सोचें कि मेडिकल में क्यों आए हैं। क्लिनिकल चीजें जब पढ़ेंगे ना आपको खुद मजा आने लग जाएगा। तो इसको शौक से पढ़ें, इसको ये ना करके पढ़े कि मैंने पास होना है। पास हर कोई हो जाता है, पास बहुत से लोग हो जाते हैं। हमेशा इसलिए पढ़े कि मैंने कोई डिफरेंस डालना है, मैंने बाकियों से डिफरेंट होना है। बाकियों से जब डिफरेंट होने का सोच के पढ़ेंगे ना तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग वही डॉक्टर्स की तरह बन जाएंगे, आप लोग पॉलिटिक्स में आना पसंद करेंगे, आप लोग लड़ेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर आ जाएगा। आप लोग जो जितना अच्छा डॉक्टर बन रहा होता है वो उतना कंपोज होता है। आप लोग अपने अंदर वो चीज लाएं। और रूटीन का अगेन आप लोगों ने अपने हिसाब से सेट करनी होती है। फिर उसके बाद आप लोगों ने सुबह का कोशिश करें, अगर पढ़ सकते हैं जो रात को पढ़ सकते हैं वो रात को पढ़ें, जिस तरह आपको सूटेबल है। बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रूफ में अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। प्रूफ में जिसकी हेल्थ खराब होगी उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन अच्छा पढ़ा होगा तो वो पूरी जिंदगी काम आएगा। प्रैक्टिकल से रिलेटेड इंशाल्लाह उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर गाइड करूंगा कि वो किस तरह पढ़ना है, वो इंशाल्लाह 1-2 वीक के अंदर रखेंगे। अब नेक्स्ट मैं आ रहा हूँ एनेटमी की तरफ। एनेटमी में मुझसे बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाते हैं कि एनेटमी हमसे पढ़नी हो रही, एनेटमी की हमें बुक सिलेक्शन की नहीं समझ आ रही। अब बात होगी बुक सिलेक्शन से स्टार्ट, फिर बात एंड तक जाएगी कि किस तरह आपने इसको कोप अप करना है। सबसे पहले इसकी बुक सिलेक्शन में ग्रोस एनेटमी में बीडी और केएलएम का कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आप नम्स में है तब भी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ऑल्दो द स्नेल्स रिकमेंडेड है। जो हमारे पास बीडी और केएलएम किस तरह पढ़नी है, जो केएलएम है उससे आपने करनी है क्लिनिकल्स। क्लिनिकल्स की हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट केएलएम के क्लिनिकल्स डिस्कस किए हुए हैं और उसमें बताया गया है कि किस तरह वो क्लिनिकल आ सकता है, एमसीक्यूज में किस तरह पूछा जा सकता है, वाइवा में किस तरह पूछा जा सकता है। आप वो वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपके केएलएम के क्लिनिकल्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप एक बार केएलएम से वो क्लिनिकल्स रीड करेंगे तो आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। तो केएलएम के क्लिनिकल्स की तो मैं वो रिकमेंड करूंगा, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से स्पेशल अभी सप्ली वालों के लिए बनाई गई थी और उसमें सारे वो क्लिनिकल्स कवर किए गए थे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट बात पे, मसल टेबल। मसल टेबल बीडी से नहीं करना, वो आपने करना है केएलएम से या स्नेल से। आई विल रिकमेंड केएलएम। क्यों? मसल टेबल बीडी में काफी ज्यादा लिखा हुआ है और बीडी में कुछ गलतियां हैं, केएलएम में कुछ डिफरेंस है। आपकी रिकमेंडेड बुक है केएलएम। एमसीक्यूज मसल का केएलएम से बनेगा और आपको आंसर देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू केएलएम। तो आप लोगों ने केएलएम के अकॉर्डिंग आप लोगों ने करना है। तो केएलएम से आप लोगों ने मसल टेबल किस तरह करना होता है, मसल टेबल याद करें। मसल टेबल को याद करने का तरीका होता है नेटर एटलस। नेटर एटलस एक बुक है जिसमें सिर्फ पिक्चर्स होती हैं।
नेटेड एटलस पढ़ना जिसको आ गई उसके एनाटॉमी में डिस्टिंक्शन लेवल की तैयारी होगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि नेटेड एटलस ना बहुत कम लोगों को पढ़ना आती है। नेटेड एटलस जो पिक्चर्स होती है ना, उसको आपने बुक के साथ रखना है और गौर से ऑब्जर्वेशन करनी है कि ये नर्व किधर से गुजर रही है, ये मसल किस तरह पड़ा हुआ है, ये मसल के लेटरल क्या पड़ा हुआ है, आप लोग पूरी ना सबसे जो बड़ी गलती करते हैं, आप रिलेशंस याद करने लग जाते हैं। और गौर से एक रिलेशंस याद नहीं करने होते, ना आर्टरीज के ना नर्व्स के। जो पास पेपर में आया वो बस रीड कर लें। बाकी आप लोगों ने रिलेशंस नहीं याद करने, आप लोगों ने मसल टेबल के एलएम से करना है। मसल के बाद ना मसल की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है कि लंब्रिकल्स को लंब्रिकल्स क्यों कहते हैं, ट्राइसेप्स वाले किन किन मसल्स को कहते हैं, फिर प्लांटेरिस फ्रेशमैन नर्व किसको कहते हैं। तो ये ना सारी इंफॉर्मेशन आगे लिखी होती है, बॉक्सर मसल, रनर मसल, ये मसल टेबल्स के आगे उन मसल्स की इन्फो होती है। वो एक पेज है केएलएम का, मैक्सिमम होता है हर मसल टेबल के बाद, वो पेज लाजमी करना है। ये केएलएम हो गया। बाकी आ जाए बीडी, बाकी सब कुछ बीडी से कवर करना है, रिलेशंस नहीं करने। कुछ रिलेशन जो हम गाइडलाइन पोस्ट होगी उसमें बता दिया जाएगा कौन सी इंपॉर्टेंट है, बस वो कर लेना। वो भी दो चार चीजों के हो गए, इससे ज्यादा नहीं हो गए। रिलेशन का तरीका क्या होता है, मैक्सिमम प्रूफ में 2 मार्क्स रिलेशन आ सकते हैं अगर किस्मत खराब हो, लेकिन वो भी नहीं आते। तो रिलेशंस का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, आप लोग नेटेड एटलस देखें। नेटेड एटलस में आपको पता लग जाता है कि मसल ऐसे गुजर है, ऐसे गुजर है, यहाँ से ये ना गुजरेगी, यहाँ से ये आर्टरी गुजरेगी। तो आप खुद से भी अपना लिख सकते हैं। और प्रूफ में कभी कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, कुछ ना कुछ लिखे, मार्क्स मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिल जाते हैं। तो अगर कोई आ जाता है रिलेशन तो ये इस तरह होगा, ये ग्रोथ एनाटॉमी आपकी कवर होगी। इसमें आपने ये 2 बुक्स पे करनी है। अब आ जाते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी की तरफ। एम्ब्रियोलॉजी की तरफ नम्स आ जाता है तो लैंगमैन, अगर यूएचएस आ जाता है तो केएलएम। केएलएम इज अ बेस्ट बुक। जनरल एनाटमी, जनरल एम्ब्रियो करने का तरीका होता है, डॉक्टर नजीब की वीडियो सुने। फिर हाँ जी, 3D एनाटमी ऐप से काम चल सकता है, लेकिन नेटेड एटलस भी डाउनलोड कर लें, वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो 3D ऐप उतनी प्रिसाइज नहीं होगी जितनी नेटेड एटलस प्रिसाइज, जो प्रिसाइज होगी। नेटेड एटलस बहुत अच्छी बुक है, अगर समझ आ जाए वो, और उसकी पीडीएफ ना करना, उसको खरीद लेना। आई वुड रिकमेंड कि उसकी हार्ड फॉर्म खरीदें। वो आपको फर्स्ट ईयर में भी काम आनी है, वो आपको सेकंड ईयर में भी काम आनी है, और वो सिर्फ उस बंदे को फायदा देगी जिसको उसकी समझ आएगी कि इसको कैसे याद करना है, इसको किस तरह देखना है। वो विजुअल मेमोरी आपकी इतनी स्ट्रांग कर देगी कि आप लोगों को उस टाइम कुछ याद भी नहीं आ रहा होगा ना, आप मतलब खुद से लिख सकते हैं, खुद से ओरिजिन बता सकते हैं, खुद से इंस्ट्रक्शन बता सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जनरल एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डॉक्टर नजीब की वीडियोस देखें। उसके बाद आप लोगों ने करनी है एम्ब्रियो केएलएम से। अगर कोई सीनियर कहता है शर्जील से, तो आप लोग अपने आप को फेल करने के लिए जाएंगे। शर्जील से कभी भी फर्स्ट ईयर की एम्ब्रियो नहीं करनी। शर्जील फर्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सेकंड ईयर में फिर भी वो थोड़ा सा काम आ जाती है, लेकिन फर्स्ट ईयर में वो बिल्कुल काम नहीं आएगी। ना आपसे कोई एमसीक्यू सॉल्व होगा, ना आप लोगों से कुछ और सॉल्व होगा। अब आपको उसका पढ़ने का मैं तरीका बताता हूँ, एम्ब्रियो केएलएम से किस तरह पढ़नी है। आप डॉक्टर नजीब की वीडियो देखें, उनके साथ साथ नोट करते हैं। उनकी वीडियोस 13 वीडियोस है जो रेलिवेंट है, बाकी वीडियोस एम्ब्रियो से रेलिवेंट नहीं है, सिर्फ 13 वीडियोस है, और वो आपने 13 वीडियोस देख लेनी है। फिर उसके बाद 13 वीडियोस के बाद आप लोग करेंगे केएलएम। केएलएम में से चैप्टर 2, 4 एंड 7 आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद एक डॉक्टर नजीब की मैं और बात क्लियर कर दूं, आप लोग ना डॉक्टर नजीब के टोरेंट ढूंढ रहे थे। डॉक्टर नजीब इज बेसिकली पाकिस्तानी, तो उनके लिंक्स जो क्रिएट होते हैं ना, वो सारे लिंक्स वो खत्म कर देते हैं, उनकी टीम काफी स्ट्रॉन्ग है। आप लोग आराम से उनकी मेंबरशिप खरीदें। 800 रुपीज की आजकल डिस्काउंट पे मेंबरशिप चल रही है, आप उनकी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। उनकी मेंबरशिप आप लोग 4-5 बच्चे मिलकर खरीद ले। ऑलमोस्ट मेरी मेंबरशिप 200+ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मेंबरशिप ज्यादा भी इस्तेमाल कर लेना, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मेंबरशिप खरीदे 4-5 मिलके, 100 100 200 200 की मेंबरशिप आपको पड़ेगी। उनकी वेबसाइट पे जाए, आप लोग उनकी वेबसाइट से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उनको ईमेल करें, जैस कैश और इजी पैसा का भी उनका अकाउंट है। तो डॉक्टर जी इज अ वेरी गुड, और इसलिए उनके असल में सब्सक्रिप्शन का मुझसे बहुत सवाल पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों को मिल नहीं रही होती वीडियो। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सब्सक्रिप्शन 5-6 बंदे मिलके ले ले। 100 200 मैक्सिमम आप लोग को आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब मैं बताता हूँ, इस तरह आप लोग की एम्ब्रियो हो जाएगी। एम्ब्रियो में क्लिनिकल्स अब करने हैं। चैप्टर 7 के क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफ में लाजमी आते हैं। तो आप लोगों ने प्रोफ में क्लिनिकल्स करके जाना है। जिस बच्चे के क्लिनिकल अच्छे हैं ना, वो लाइफ में आगे कामयाब होगा, इसलिए अपने क्लिनिकल्स को स्ट्रॉन्ग कर लें। अब इसके बाद आ जाते हैं हिस्टो। हिस्टो की मेरी प्रॉपर पूरी गाइडलाइन मौजूद है, जो जिसमें मैंने बताया हुआ है वो किस तरह करनी है, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे हमारे पे पड़ी होगी।
उस गाइडलाइन में बताया हुआ कि लाइक हुसैन में से क्या चीज करनी है, और फिर दोस्त से क्या करना है, और किस तरह करना है, क्योंकि हिस्टो में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हिस्टो का आप लोगों को मैं एक और बताता हूँ, लाइक हुसैन अगर आप सोलली करेंगे ना कि सिर्फ लाइक हुसैन हमने पढ़नी है, तो आप लोग ना अपने आप को खराब करेंगे। हिस्टो के लिए डायग्राम्स पे ग्रिप रखनी है, सबसे ज्यादा ग्रिप होनी चाहिए आपकी डायग्राम से, अच्छी तरह डायग्राम जिसको आती होगी। फिर दो से अच्छी तरह करनी है, और जो कुछ टॉपिक्स लाइक हुसैन से करने हैं, जो एपिथीलियम जिसमें सबसे टॉप पे टॉपिक है, वो आपने लाइक हुसैन से करने हैं। इसकी प्रॉपर पूरी वीडियो विद टॉपिकल गाइडलाइन यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप वो लाजमी देखिएगा। उसमें हिस्टो की हर क्यूरी दूर किया कि किस तरह आपने करनी है, क्योंकि हिस्टो ऐसी चीज है जो कि डिस्टिंक्शन में ना हेल्प करती भी है। फॉर एग्जांपल मेरी अगर एक साल डिस्टिंक्शन नहीं आई थी, उसमें हिस्टो का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि 3-4 मार्क्स से डिस्टिंक्शन रही थी और मेरी हिस्टो नहीं अच्छी तैयार थी, क्योंकि गाइडेंस नहीं अच्छी थी। लाइक हुसैन से आप हिस्टो अगर अकेली करने बैठ जाते हैं, आप कभी अच्छा नहीं करेंगे। डायग्राम्स, फिर दोस्त मेजर बुक है, जो लाइक हुसैन है उससे आपने फिर दोस्त पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो नोट कर लेने हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब प्रोफ में आपने जाना होता है, आपके सामने पड़ी होती है ग्रोस एनाटमी की 3 बुक्स, आपके सामने एम्ब्रियो, जनरल एनाटमी, हिस्टोलॉजी, यू कांट कवर एवरीथिंग, आपके जहन पे बहुत बोझ होता है। तो ये बेस्ट तरीका होता है हिस्टोलॉजी का। हिस्टोलॉजी की 20 मार्क्स वाइवा में इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए हिस्टोलॉजी को इतना लाइट नहीं लेना। और हिस्टोलॉजी जी की डायग्राम्स की ही इंपॉर्टेंस है हर जगह पे, तो इसलिए उसकी डायग्राम्स फिंगर से हो, उसके साथ फिर दोस्त आनी चाहिए अच्छी तरह, लिप लाइक और सेंस जो मेजर टॉपिक्स है। जो यूट्यूब चैनल है उसके लिंक्स इधर हमारे चैनल पे पोस्ट भी हो जाए, पेज पे फेसबुक ग्रुप में पोस्ट भी हो जाएंगे। वैसे उसका नाम है मेडिकोज एमसीक्यू स्किल्स, उधर एमसीक्यूज की भी बहुत वीडियोस आपको मिल जाएगी जो प्रोफ के रिलेटेड होते हैं, और आपको गाइडलाइंस की भी काफी वीडियोस मिल जाएंगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम जनरल एनाटमी। जनरल एनाटमी आपने करनी है लाइक हुसैन से, इसके अलावा कोई बुक नहीं उठानी। जनरल एनाटमी बाय लाइक हुसैन, जनरल एनाटमी बाय गुलाम अहमद की बुक होगी, वो नहीं करनी। लाइक हुसैन और कुछ टॉपिक्स है जो जीए बाय गुलाम अहमद से करनी है, वो गाइडलाइन में पोस्टेड हो गए। फिर आपने जब करनी है ना लाइक हुसैन, वो किस तरह होता है अभी एक बारी रीड कर लें, मसल्स का चैप्टर अभी एक बारी पढ़ लें, एक बारी बोन्स का चैप्टर पढ़ लें, और एक बारी आप लोग उसकी जॉइंट्स का चैप्टर पढ़ लें। ये 3 चैप्टर अभी फिलहाल कर लें। जब आपकी ग्रोस एनाटमी कंप्लीट हो जाएगी ना तीनों बुक्स, तो कंप्लीट होने के बाद ग्रोस एनाटमी आपको, आप एक बारी रीड करेंगे जनरल एनाटमी, आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगी। और जनरल एनाटमी को आपने करना है शॉर्ट लिस्ट, बिकॉज प्रोफ वाले दिन आपके पास टाइम नहीं होगा जनरल एनाटमी रिवाइज करने का। जनरल एनाटमी शॉर्टलिस्ट करनी है, हिस्टो की डायग्राम फिंगर टिप्स पे करनी है, डेली एक डायग्राम बना लिया करें। फिर उसके बाद आप लोग डेली हिस्टो इस तरह किया करें। और फिर इसके बाद एम्ब्रियो आ जाती है, एम्ब्रियो आपको केएलएम से करके जानी पड़ेगी। जो ग्रोस एनाटमी है, आप लोग उनकी इंडिविजुअल परसेंटेज देखना, और जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की सबसे ज्यादा परसेंटेज है किसी भी बुक में, तो एम्ब्रियो आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसका वाइवा भी होता है। तो ये हमारे पास होगी जनरल सा ओवरव्यू अबाउट एनाटॉमी। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज बुक। अब मैं जो पहली एमसीक्यूज बुक बताऊंगा, इसमें से प्रूफ के मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज की सबसे पहली बुक आ जाती है, वो आप लोगों ने देखनी है, बी आर एस बाई ग्रोस एनाटमी, बी आर एस ग्रोस एनाटमी, बी आर एस एम्ब्रियोलॉजी। ये दो अलहदा बुक्स हैं। एनेटमी के, ग्रोस एनेटमी के और एम्ब्रियोलॉजी के सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इन दो बुक्स से आते हैं। इन दो बुक्स में से आप जब पढ़ेंगे ना, इसमें बहुत कम एमसीक्यूज होंगे, लाइक पूरे लोअर लिम के 100 एमसीक्यूज होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन हर एमसीक्यूज की वैल्यू है, हर एमसीक्यूज हाई यील्ड है, हर एमसीक्यूज आपका क्लिनिकल है। हर एमसीक्यूज पढ़ने के बाद आपके 5 से 6 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपने वो करने हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, उसके पीछे एक्सप्लेनेशन भी दी होती है। आप बीआरएस करें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे। आपको मैं रिकमेंड करूंगा जो प्रोफ के आखिरी 10 से 15 दिन असाइन करते हैं ना नेटमी को, उसमें वो अच्छी तरह करके जाने एमसीक्यू, क्योंकि एम्ब्रियो के एमसीक्यूज भी वो प्रोफ में आते हैं। हमारी उस पर वीडियो भी होगी एम्ब्रियो पे, एम्ब्रियो के देख सकते हैं, वो प्रोफ में उस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। सेकंड ईयर में तो बहुत ज्यादा आए हुए थे, फर्स्ट ईयर में भी बहुत आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्नेल्स। स्नेल्स के थोड़े बेहतर है, और केएलएम के, लेकिन बीआरएस प्रायोरिटी पे बुक रखनी है। बीआरएस ग्रोस एनाटमी, बीआरएस एम्ब्रियो टॉप बुक, देन स्नेल, देन केएलएम। फिर ये आप लोग की एमसीक्यूज की प्रायोरिटी बुक्स होनी चाहिए। वीडियोस पे प्रायोरिटी, एम्ब्रियो के लिए डॉक्टर नजीब, बाकी ग्रोस एनाटमी के लिए आप वीडियोस अगर देखना चाहते हैं, तो आप अगर मुझसे कहेंगे तो कैनहब की थोड़ी बेहतर है, अब उनके लिंक्स अवेलेबल है हमारे, तो कैनहब का देख सकते हैं, उधर से डाउनलोड कर लें।
और उसके अलावा जो सेल्फलेस मेडिकोज की है वो थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन बस वो एक बारी जनरल सा ओवरव्यू लेने के लिए। जहाँ मुश्किल आती है वो आती है हमारे पास मेनली जो होती है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो आप ऐसे करें, बाकी नेटेड एटलस, बीडी और केएलएम यूज करेंगे आपको खुद समझ आने लग जाएगी। नेटेड एटलस एक तरह से ना आपका विजुअल वीडियो ही बना देती है, तो आप लोगों को वो अच्छी तरह आनी चाहिए। चलिए अब उसके बाद अब मैं देखता हूँ जो एम्ब्रियो के जो एनाटॉमी के रिलेटेड आपके एमसीक्यू वो क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, आप लोगों ने जो पूछा हुआ है एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन, यस दिस इज इम्पोर्टेंट। ये आप लोगों ने काफी चीजें करनी है। हिस्टो थोड़ा रीड करें। हिस्टो को आप लोगों को मैंने बता दिया, फिर दोस्त को मेन फोकस रखना है, साथ डायग्राम्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, और उसके बाद लाइक हुसैन के कुछ टॉपिक्स करने हैं। व्हाट अबाउट ग्रैंड एटलस? ग्रैंड एक मैकमैन एटलस होती है। मैकमैन एटलस बिल्कुल ओरिजिनल एटलस जैसी है। मैकमैन एटलस का पीडीएफ आप लोग ढूंढ सकते हैं। जो नेटेड एटलस है वो आप लोग हार्ड फॉर्म में खरीदें, और जो मैकमैन एटलस है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ ड्राइव डॉट नेट से, उधर से होगी। लैंगमैन, लैंगमैन सिर्फ आप लोग जो मेनली है नम्स वाले वो पढ़ें, और नम्स में सीवीएस का टॉपिक फर्स्ट ईयर में इंक्लूडेड होता है, तो नम्स वाले वो वाला टॉपिक केएलएम से करें, बाकी वो लैंगमैन से कर सकते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है थोरेक्स के क्लिनिकल शॉर्ट लिस्ट, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। स्पेशल एम्ब्रियो का काफी पूछा जाता है। स्पेशल एम्ब्रियो के लिए सेल्फलेस मेडिकोस की बेहतर वीडियोस है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। साथ सेल्फलेस उसके अलावा जो स्पेशल एम्ब्रियोस में बहुत कम इंक्लूडेड है फर्स्ट ईयर में, मैं ये यूएचएस की बात कर रहा हूँ। यूएचएस में काफी कम इंक्लूडेड है। नेल्स की डेवलपमेंट होगी, लिम्स की होगी, और काफी छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये आप लोग कर सकते हैं। जो नम्स वाले हैं उनमें आ जाती है सीवीएस की डेवलपमेंट, वो उन्होंने केएलएम से ही करना है। और स्पेशल एम्ब्रियो कोई इतनी ज्यादा नहीं है। जो है पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल वर्टेब्रल कॉलम की डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट, वो रिपीटेडली पूछे गया है, तो आप लोग वो अच्छी तरह करें। फिर उसके बाद आ जाता है विजुअल। अगर वीडियो देखें और बुक ना पढ़ें, कभी भी आप लोग बुक ना पढ़ के अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। वीडियो से आप लोगों को एक हद तक रिटेन रहता है, आप लोगों ने वीडियोस के साथ बुक लाजमी पढ़नी होती है। डॉक्टर जी की वीडियो देखने का पहला रूल बना ले कि 2x या 1.5x पे देखनी है। अगर आपसे इतनी स्पीड नहीं बियर हो रही, इतनी स्पीड पे देख के साथ साथ आप लोग पॉज करी जाए करें, नींद नहीं आएगी। आप 1x पे देखते हैं ना, वो स्लो इतना बोलेंगे कि आपको नींद आने लग जाएगी, आप बंद करके बैठ जाएंगे। जब 2x पे आप करेंगे ना, आप अटेंशन से सुनेंगे, क्योंकि कोई भी चीज आपकी मिस हो जाएगी, आपको होगा कि ये पार्ट मिस हो गया। तो इसलिए ज्यादा स्पीड पे करने का पहला मकसद ये होता है कि आपकी अटेंशन ना डाइवर्ट हो। तो इसलिए उनकी वीडियो आपने अटेंशन से देखनी है, 2x पे करके तो आप लोग को काफी फायदा होगा। अब ये हमारे पास हो गया। अब लास्ट चीज जो एनेटमी के बारे में, एनेटमी की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एनेटमी की जो पेपर में डायग्राम बना के आता है स्टूडेंट, उसको स्पेशल फेवर देते हैं, उसको स्पेशल मार्क्स मिलेंगे। जिसकी डायग्राम्स अच्छी हैं, फॉर एग्जांपल मेरी डायग्राम्स कभी इतनी अच्छी नहीं थी, बट आप लोगों ने फिर भी बना के आनी है। उससे आप आइडिया देते हो एग्जामिनर को कि मुझे पता है कि ये चीज कहाँ पे है, कैसी है, क्या स्ट्रक्चर है। तो डायग्राम से ज्यादा टाइम जाया नहीं करना होता उधर। और उधर इतना ज्यादा आप लोग अगर टाइम जाया कर दोगे ना डायग्राम्स पे, तो आप पे एससी क्यों नहीं कवर होते। तो पेपर प्रॉपर अटेम्प्ट कैसे करना होता है, अच्छे मार्क्स पेपर के अटेम्प्ट से कैसे मिल सकते हैं। एक तो अच्छी बुक्स पढ़ने से अच्छे मार्क्स आएंगे। कभी भी ये नहीं होगा शॉर्ट बुक्स पढ़ के मैं अच्छे मार्क्स ले लूँ। अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा पढ़ेंगे, कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी प्रूफ में अटेम्प्ट पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है, एमसीक्यूज पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है, और एमसीक्यूज का मैंने तरीका बता दिया है। आप लोग बीआरएस अच्छी तरह कर लें, स्नेल्स अच्छी तरह करें, और बीआरएस को फर्स्ट प्रायोरिटी स्नेल, एंड देन उसके बाद केएलएम करो। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस किस तरह करनी है, डेली 4-5 कर लिया करें। बेशक आपने वो टॉपिक पढ़ा है नहीं पढ़ा, अंदाजा हो जाता है। और क्लिनिकल्स पे फोकस। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास, लास्ट ये बता दे, डर्माटोम और क्यूटेनियस इनर्वेशन, ये प्रोफ के क्वेश्चन होते हैं। इसकी डायग्राम अच्छी तरह आनी चाहिए। ये स्टेज में, प्रोफ में, स्टैंड अप में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। डर्माटोम का बारे में पूछा जाता है, या आप लोगों से डर्माटोम के अलावा क्यूटेनियस इनर्वेशन पूछी जाती है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह बीडी से प्रिपेयर कर लेनी है और केएलएम से बना लेनी है। इसकी डायग्राम बना के रख लें।
प्रूफ में आपके पास टाइम नहीं होता, जो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है प्रूफ में आने वाली है या पूछी गई हुई है, फॉर एग्जांपल एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला, एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट, ये एनास्टोमोसिस इंपॉर्टेंट है, ये बोन्स की जो ये कुछ चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनकी डायग्राम्स आप लोग 5-10 बनती हैं, इनको बना के एक जगह पे अच्छी सी बना कर रख लें। प्रूफ में आपने वो डायग्राम्स को देख के चल जाना है, क्योंकि डायग्राम का वो वाहिद क्वेश्चन होता है जो उस टाइम ना आपके जहन में नहीं आ रहा होता, और वो काफी काम खराब कर देता है, क्योंकि डायग्राम में दिखना इतना नहीं होता, वो देख के पता लग जाता है कि इस बच्चे ने सही किया है या गलत किया है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिजियो पे। बीडी की कौन सी डायग्राम्स, बीडी की वही वाली इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को बताइए। अब के एनास्टोमोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्यूटेनियस इनोवेशन और डर्माटोम। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे करनी है। फिजियोलॉजी का सबसे पहला सवाल, गाइटन नहीं पढ़ी जाती। दूसरा सवाल, फिर दोस्त कवर कर देगी कि नहीं। बिलीव मी, फिजियोलॉजी ऐसी बुक है जो अगर आप लोग अभी कर लेते हैं, अगर आप लोग फिजियो अभी अच्छी करते हैं, थर्ड ईयर में आपकी फार्मा अच्छी होगी, आपको पैथो में हेल्प करेगी, फाइनल ईयर में सारी मेडिसिन में हेल्प करेगी। जिसने आज फिजियोलॉजी को निग्लेक्ट कर दिया, फिर दोस्त पे बेस हो गया, तो उसकी आगे कोई भी चीज नहीं अच्छी होगी। सारे जो मेन कॉन्सेप्ट आपके फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो फर्स्ट ईयर में जिसको मुझे का एक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो फिजियोलॉजी है। और फिजियोलॉजी में पर्सनली आई लाइक दिस सब्जेक्ट बिकॉज ये सब्जेक्ट है जिसमें सारा कॉन्सेप्ट है। आप लोग गाइटन से किस तरह पढ़ना होता है, गाइटन कभी भी इस तरह नहीं होता कि हर चीज उसमें इंपॉर्टेंट है। जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, कुछ वो नहीं करने होते, एक्सपेरिमेंट दिए होंगे, अजीब अजीब सी वैल्यूज होगी, ग्राफ से रिलेट किया होगा, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। सबसे पहले फिजियो पढ़ने के लिए आप लोगों ने करना होता है एक बारी रीड, एक बारी रीड करें, आपको खुद अंदाजा होगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद गाइडलाइंस आप फॉलो हमारी कर सकते हैं, उसके अलावा पास्ट पेपर्स देख सकते हैं, और फिर दोस्त में देख सकते हैं। फिर दो से आपको सिर्फ मिलेगा ओवरव्यू, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस चीज के अंदर लिखा क्या होगा। जब आपको ओवरव्यू मिल जाता है ना कि इस टॉपिक के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ना है, मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक तरह फिर दोस्त दे देती है। आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव जब आपके सामने होंगे आपको समझ आएगा, आप लोग उसके बाद गाइडन पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। या आप पहले गाइडन पढ़ लें, उसके बाद एक बार फिर दोस्त पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि आज मैंने असल में पढ़ा क्या है, तो आपको वो चीज कवर होगी। इसी तरह आप लोगों ने ना, फिजियोलॉजी में मेरी पर्सनली डिस्टिंक्शन भी थी, तो इस वजह से फिजियो में मैंने जो तरीका इस्तेमाल किया था वो यही था कि मैं या गाइटन पढ़ता था उसके बाद फिर दोस्त करता था, या फिर दोस्त करता था उसके बाद गाइटन करता था। फिर दोस्त सिर्फ कभी भी नहीं करने, फिर दोस्त अपनी फिर दोस्त बना लेंगे, यानी अपनी गाइटन पे शॉर्ट लिस्टिंग कर ले। फिर दोस्त प्रोफ में नहीं पढ़ के जानी, कभी भी आपको फायदा नहीं देगी। आप लोगों ने अगर करना है तो वो इस तरह गाइटन को रिटेन करने का तरीका है। अभी आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ फिर दोस्त और उसका कॉम्बिनेशन पढ़ते जाएं। जब आएंगी प्रोफ की 40 हॉलीडेज, तब तक आप जब एक बार गाइटन एटलीस्ट आपने पढ़ ली होती है ना, तो नेक्स्ट सेकंड टाइम जब गाइटन पढ़नी होती है तब आपको गाइटन काफी इजी लगती है। आप लिटरली सबसे इजी सब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द ईयर आपको अगर लगेगा ना, वो फिजियो लग रहा होगा। फिर उसके बाद पास्ट पेपर अगर किए होते हैं, आपकी जब 40 हॉलीडेज आती है तब आपको पता होता है कि फिजियो में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आ सकती है। अब उसमें आपने देखना होता है कौन सी चीज आपको मुश्किल लग रही है, उसको शॉर्ट लिस्ट करना है। अब मैं सीक्वेंस वाइज गाइडलाइन दूंगा, सबसे पहले सेल से स्टार्ट होता हूँ। सेल पे सबसे ज्यादा लोग टाइम जाया करते हैं, सेल पे टाइम जाया नहीं करना। सेल आप लोगों ने कर लेना है फिर दोस्त से, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारी गाइडलाइन में पोस्टेड है, आप सेल वहां से कर सकते हैं, आप इजीली कर लेंगे। सेल पे आप लोग बहुत टाइम जाया करते हैं, प्रोफ में सेल करने का टाइम नहीं होगा। एक ही बारी सेल करें, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग फिर दोस्त पे भी कर लें, या अपने रजिस्टर बना लें। सेल प्रोफ में गाइडेंस से करने का टाइम नहीं होता, ये रिपीट कर रहा हूँ बात, इसलिए सेल आप लोगों ने ऐसे करना है। नेक्स्ट आ जाता है नर्व एंड मसल। नर्व एंड मसल बहुत हैफेजर टॉपिक है। नर्व एंड मसल जेपी से भी कुछ करना है, गाइडेंस से भी कुछ करना है, साथ फिर दोस्तों आप लोग एक बारी रिवाइज के लिए रीड कर सकते हैं। फिर उसके किस तरह नर्व एंड मसल आप लोगों ने करना होता है। नर्व एंड मसल करने का तरीका ये है कि गाइडन करें, हमारी गाइडलाइन में जेपी की चीजें लिखी हैं, जेपी करें। फिर कुछ स्लाइड्स हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं शेयर कर देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली पीडीएफ फेसबुक ग्रुप में करना पॉसिबल नहीं है, तो वो आप लोग साथ ज्वाइन कर सकते हैं, सेपरेट ग्रुप है उधर आप लोग को वो बता दिया जाएगा। नर्व एंड मसल जेपी और उधर से करें, लेकिन जो जेपी की चीज है वो आप लोगों ने गाइडन पे नोट कर लेनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ 2 छुट्टियां होती है, और गाइडन 2 छुट्टियों में रिवाइज करना इज अ वेरी बिग टास्क। तो आप लोग वो किस तरह रिवाइज कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने वो गाइडन पे जेपी शॉर्ट लिस्ट किया।
प्रोफ के जो आखिरी दिन होते हैं आप लोगों ने मैक्सिमम क्या पढ़ना होता है, गाइडन, कुछ टॉपिक्स फिर दोस्त से, और कुछ आप लोगों ने पढ़ना होता है हमारे पास, बाकी पास पेपर एक बार रीड करने होते हैं। फिजियो में पास पेपर्स की बहुत अहमियत होती है क्योंकि पास पेपर में से काफी क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है नर्व एंड मसल का, मैंने आपको बता दिया कि कुछ चीजें जेपीसीएस की मस्ट है। फिर आ जाता है हार्ट। हार्ट की हमारी प्रॉपर गाइडलाइन पोस्टेड है, आप लोग हार्ट की वो प्रॉपर गाइडलाइंस कर सकते हैं, और वो कहाँ पे पोस्टेड है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है। गाइडन से वो गाइडलाइंस है, और आपके सामने गाइडन ओपन होगी और उस पर बताया होगा कि ये टॉपिक किस तरह आएगा, ये किस तरह आएगा, इसको किस तरह करना है और इसको किस तरह नहीं करना। तो आप लोग वो हमारे पास वो गाइडलाइन देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ईसीजी। ईसीजी एक ऐसा टॉपिक है जो कि हार्ट के लिए आप लोगों ने साथ जेपी भी करनी है, और आपने जेपी के अलावा गाइटन भी करनी है। फिर एरिथमिया ऐसा टॉपिक है जिसकी ईसीजी भी करनी है, और साथ उसके अलावा आपने सॉरी एरिथमिया के लिए आपने जेपी भी करनी है और साथ गाइटन भी करना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे लाइफ में काम आने हैं। ईसीजी की वीडियोस भी अवेलेबल है जो कि फर्स्ट ईयर में पता होना चाहिए, यू कैन वॉच, सारा कुछ वो फर्स्ट ईयर ओरिएंटेड ही है। और इसके एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं, गाइटन रिव्यू बुक। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लड की तरफ। ब्लड एक ऐसा वाहिद टॉपिक है जो प्रोफ में बहुत तंग करेगा। ब्लड बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है। ब्लड के लिए पूछा जाता है कि हम निम्स करें या ना करें। आपने ब्लड के लिए और कोई बुक नहीं करनी, गाइटन करनी है। गाइटन की लाइंस ब्लड की एमसीक्यूज आती है। साथ जो एमसीवी, एमसीएच, एनीमिया, एनीमिया आप जितनी मर्जी बुक से करें, मेरी तरफ से आप वो बेशक साथ गैनोंग से करें, जेपी से करें, इंटरनेट से करें, जहां मर्जी से करें, एनीमिया आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। उसकी एबनॉर्मेलिटीज, उसकी हर चीज आनी चाहिए। एनीमिया हमारी सोसाइटी का सबसे कॉमन मसला है। हर दूसरे बंदे का आप हीमोग्लोबिन करा के देखे काम होता है। तो आप लोग को एनीमिया ऐसा टॉपिक है जो कि फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। ब्लड वो आपने हर जगह से कर लेना है, बाकी गाइडेंस से करना है। ब्लड को एटलीस्ट प्रोफ से पहले 2 या 3 बारी गाइडेंस से पढ़ लीजिएगा। जब प्रोफ वाला दिन आएगा तो आपको पर चैप्टर 1 आवर लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, अगर आपने पहले ये 2 या 3 बारी एटलीस्ट किया हुआ है। तो ब्लड फिर दोस्त से कभी भी नहीं करना, ब्लड आपने हमेशा गाइडेंस से करना है। उसके इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास, सर्कुलेशन में मिस कर गया। सर्कुलेशन सबसे बड़ा सवाल, कि सर्कुलेशन गाइडेंस से इतना ज्यादा कैसे करें। सर्कुलेशन की प्रॉपर गाइडलाइन हमारी पोस्टेड है। फिर 2 से पहले 3 चैप्टर में ना सिर्फ कुछ टॉपिक्स है जो गाइडेंस से करने हैं, बाकी वो सारा ऑलमोस्ट ना एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, जो कि हमारे एज सच मतलब यूजफुल नहीं है। तो वो फिर 2 से चीजें कवर होती है स्टार्ट वाले 3 चैप्टर्स की। 70 3 चैप्टर के बाद हमेशा आगे काम आने हैं। सर्कुलेशन में आएगा एंजियोटेंसिन सिस्टम, सर्कुलेटरी शॉक्स, एंजियोटेंसिन सिस्टम, हाइपरटेंशन। ये जो 3 चीजें हैं, और हार्ट की साउंड्स, ये ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत कॉमनली हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट है। ये आप गाइटन के साथ वीडियोस देखें, यूट्यूब पे बड़ी अच्छी वाइट बोर्ड एनिमेशन इनके रिलेटेड पड़ी हुई हैं, आप लोग वो देखें। शॉक वाला चैप्टर फिंगर टिप्स में होना चाहिए, वो गाइडन से होना चाहिए। आखिरी 5 से 6 चैप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, बैरो रिसेप्टर, कीमो रिफ्लेक्स, सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स, ये सब ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, ये फैक्ट एमसीक्यूज है। इसके ग्राफ्स एमसीक्यूज है कि एथेरोस्क्लेरोसिस में कैसा बनेगा, कि इंसाइज्यूरा किस ग्राफ में नहीं आता, कौन सी, फॉर एग्जांपल एओर्टिक रिगर्जिटेशन में इंसाइज्यूरा नहीं आएगा। तो ये एमसीक्यूज भी क्वेश्चन है, ये वाइवा क्वेश्चन भी है। तो आप लोगों ने पहले 3 चैप्टर जो है सर्कुलेशन के, वो बेशक फिर दोस्त से और गाइडन से कुछ टॉपिक्स, बाकी जो गाइडलाइन में लिखा हुआ है ना, वो गाइडन से बड़ा देख के बनाई गई हुई है, तो आप लोग वो गाइडन से करें। फिर दोस्त मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बाकी के लिए, बाकी साथ फिर दोस्त और गाइडन दोनों के कॉम्बिनेशन से कर लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपने कुछ चीजें जो जेपी से करनी है, लेकिन मेनली आपने वो भी गाइडन से करना है, गाइडन करें। और रेस्पिरेशन आपको साथ फिर दोस्त लाजमी पढ़नी है। आपको बेसिक सारी रेस्पिरेशन की उसके वॉल्यूम्स पे होती है, आपको उनके वॉल्यूम्स आते हैं, जो उसके वॉल्यूम्स बताए हुए हैं वो मोस्टली एमसीक्यूज भी पूछा जाएगा। उसकी जो कैपेसिटीज है वो एससीक्यू भी पूछी जाएंगी, और उसके रिलेटेड बहुत ज्यादा हमारे पास आते हैं जो वाइवा क्वेश्चंस हैं। अब ये जनरल सा एक, फिर एक चैप्टर आ जाता है डीप एविएशन और सी वाला। ये 2 चैप्टर है जिसकी आपने गाइडेंस से पढ़ के शॉर्ट लिस्टिंग कर लेनी है ऑन योर रजिस्टर। एट द एंड ऑफ द डे यू वोंट गेट इनफ टाइम कि आप लोग ये चैप्टर सारे पढ़ें।
तो और एक 74 चैप्टर आई थिंक है, 74 स्किन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन का एक चैप्टर है। अब मैं बताता हूँ शॉर्ट लिस्टिंग किसकी जरूरी होती है। जब प्रोफ से पहले जो शॉर्ट लिस्टिंग 40 हॉलीडेज में करनी है वो सेल की करनी है। एक शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों ने करनी है डीप सी और एविएशन वाले की, एक करनी है स्किन एंड टेम्परेचर की, और एक जो भी टॉपिक जेपी से करना है। वो सारे टॉपिक जो जेपी से करने हैं वो आप लोग कर सकते हैं शॉर्ट लिस्ट। बाकी गाइटन से रिवाइज करके जाना प्रोफ के लिए। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज बुक। एमसीक्यूज बुक के लिए जो बेस्ट बुक है वो है गाइटन रिव्यू बुक। जिस बच्चे को गाइटन रिव्यू बुक करनी आ गई, उसके एमसीक्यू समझ आने लग गए, शुरू में बड़े मुश्किल लगेंगे, एक बार ही उसके एमसीक्यू समझ आ गए और एक बार ही सारे एमसीक्यूज आप लोगों ने गाइटन रिव्यू बुक से कर लिए, आई विल गारंटी कि आप लोग 45 एमसीक्यूज में 35 प्लस इजीली सही कर लोगे। फिर सेकंड जो बुक है, जिसने अच्छे कॉन्सेप्ट बनाने हैं, जिसने अच्छा पढ़ना है, जो करना जो चाहता है कि मेरी फिजियो पे बहुत ज्यादा अच्छी ग्रिप हो, कि डिस्टिंक्शन से भी ऊपर लेवल की ग्रिप हो, वो BRS फिजियोलॉजी की बुक है, वो पढ़े। वो आपने कैसे पढ़नी है, गाइटन पढ़ ली जब एक बारी, फिर दोस्त और गाइटन से एक बारी सारा सिलेबस हो गया, अब आपने तब BRS पढ़नी है जब आपका सारा सिलेबस गाइडन और फिर दोस्त वगैरह से हो चुका हो। BRS ऐसी बुक है जो बड़ी छोटी सी बुक है, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल हाई यील्ड पॉइंट्स है, और वो टॉपिक रिवाइज करवा देती है ऑन द क्लिनिकल एस्पेक्ट। आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट समझ आ जाएगी कि क्लिनिकली हमें ये कैसे फायदा देगी। आप वो बुक पढ़ लेते हैं BRS फिजियोलॉजी, और उसके एमसीक्यूज भी साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो यू आर श्योरली गोइंग टू एस विद वेरी गुड मार्क्स इन फिजियोलॉजी। तो ये फिजियोलॉजी की कुछ टिप्स है जो फॉलो करनी चाहिए। और स्किन एंड टेम्परेचर वो भी मैंने बताया, वो गाइडन से रीड करें, उसको एक बार शॉर्ट लिस्ट कर लें और साथ फिर दोस्त से कर लें। जो ये छोटे टॉपिक्स है ना, ये प्रोफ में आप लोग को गाइडन से करने का टाइम नहीं मिलेगा, बट इनसे एससीक्यू आने होते हैं, मैक्स मिनिमम भी हो 2.5 एससीक्यू और 2-4 एमसीक्यू आ जाते हैं। तो आप लोगों को ये जो भी जितना भी आपने शॉर्ट लिस्ट करना है, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट जो चीज होती है ना वो आप काफी, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज 2 घंटे में करनी होती है ना, शॉर्ट लिस्ट आप रिवाइज आधे घंटे में कर सकते हो। तो प्रोफ में टाइम बचाते होते हैं माइनर टॉपिक्स को शॉर्ट लिस्टिंग से करके, जो आखिरी जो 2 दिन मिलते हैं प्रोफ में, और बाकी चीजें गाइडन से करके जाओ। और कुछ चीज अगर रह गई हो जो अनइम्पोर्टेंट हो, उनको जल्दी से फिर दोस्त से पढ़ो और पास पेपर्स करके जाओ, और श्योरली विल गेट गुड मार्क्स। तो अब ये हमारे पास हो गया ऑलमोस्ट फिजियो भी एंड। अब आपको जो भी क्वेश्चन है जिस भी सब्जेक्ट के रिलेटेड है, आप लोग वो पूछ सकते हैं, फिर उस उन क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगा। अभी मैं पहले फिजियो के जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर करता हूँ, फिर मैं आपको बाकी कमेंट्स के आंसर करने लग जाऊंगा। तो आप लोग जिस तरह का जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन है कोई भी अभी पूछ सकते हैं। अब मुझसे जो जो पूछे है फिजियो के लिए, फिजियोलॉजी इज द क्वीन ऑफ मेडिसिन फॉर श्योर। फिजियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिजियो आपको आनी चाहिए। सर्कुलेशन में आपने मोस्टली फिरदौस रिकमेंड की है, वहां कोई ऊपर फिरदौस मैंने स्टार्ट वाले टॉपिक्स के लिए रिकमेंड किया, जो पहले 3 चैप्टर है। बाकी चैप्टर को आपने पहले गाइडेंस से करना होता है, उसके बाद फिरदौस से करना होता है। वो किस तरह होता है, मैं बताता हूँ। आपने पहले 3 चैप्टर फिरदौस मेन लिया है और साथ कुछ टॉपिक्स है गाइडेंस है। 17 चैप्टर के बाद ना, जो टॉपिक्स जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, वो आप लोग करें गाइडेंस से। सर्कुलेशन कंप्लीट करें, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही वो मार्क कर लें, वो हाई यील्ड टॉपिक्स है। वो टॉपिक्स एक बार जब आपके हो जाएंगे ना, फिर आप बाकी सर्कुलेशन करने बैठेंगे, जो कि मैंने कहा हुआ है कि ये फिर 2 से कर लें तो इनफ है। आपको वो लगेगा कि आप नोवेल पढ़ रहे हैं, आपको इतनी इजी लगेगी। जो टॉपिक्स मैंने वहां पे लिखे हुए हैं वो हाई यील्ड है, वो हाई यील्ड टॉपिक्स करें। उसके बाद जब एक बार सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आप बेशक गाइडन खोल के बैठ जाएं और सर्कुलेशन पढ़ने लग जाएं गाइडन से। पहले 3 चैप्टर फिर भी मैं कहूंगा कि इतने ज्यादा ना पढ़े, 14, 16, 17 से पढ़ने बैठे आप। हाउ टू रिटेन, फिजियो रिटेन रह जाती है एट द एंड ऑफ द डे। जब आप लोग फिजियो कर रहे होते हैं तो काफी हद तक आपको रिटेन रह जाएगी, इसकी टेंशन ना लें। आप लोगों ने अभी एटलीस्ट हर चीज रीड कर लेनी है, आपको इस टाइम रट्टा मारने की जरूरत नहीं। इट इज नॉट लाइक एफएससी, इसमें हर चीज की एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस होती है और एक स्पेसिफिक तरह से पूछी जाती है। गाइडन पता ही नहीं चलता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। जो पहले हमारे गाइडलाइन में पोस्टेड है, पहले वो चीजें करें, वो क्वेश्चंस करें, वो क्वेश्चंस देखें गाइडन में, वो पहले अच्छी तरह कर लें, उसके बाद आप बाकी चीजें पढ़ें।
क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना उसमें मेन कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए होते हैं। जब एक मेन कॉन्सेप्ट्स का ओवरव्यू आ जाता है ना, फिर आप अनइम्पोर्टेंट चीजें करें। मोस्टली स्टूडेंट अनइम्पोर्टेंट चीजों पे अपनी एनर्जी जाया कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ के जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफ में क्या होता है, आप अनइम्पोर्टेंट चीजें करके बैठे होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों ने रिटेन ही नहीं रखी होती, और आपको उस टाइम कुछ नहीं आ रहा था। तो स्मार्ट स्टडी एमबीबीएस में बहुत मैटर करती है, क्योंकि एमबीबीएस में बहुत ज्यादा कोर्स है। अब चलिए, अब अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनाटमी भूल जाती है, एनाटमी एक बार ही पढ़ने से कभी भी नहीं होगी। एनाटमी को करें, एक बार ही हो जाती है जब स्टेज या अब स्टेज नहीं हो रही तो एक बार ही एनाटमी करें। उसके बाद क्या करें, नेक्स्ट रीजन स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट रीजन करेंगे, जब नेक्स्ट रीजन हाफ हो जाएगा ना, फिर पिछले रीजन को थोड़ा थोड़ा सोचा करें, जो क्वेश्चंस गाइडलाइन में है, जो इंपॉर्टेंट है, जो कंटेंट्स हैं, खासतौर पे फॉर एग्जांपल अडक्टर कैनाल है, फेमोरल ट्रायंगल है, ये चीजें जो होती है ना, इस तरह की चीजें ये इंपॉर्टेंट होती है। मसल टेबल बैठे बैठे रिवाइज कर लिया सारे, केएलएम में से छोटे छोटे मसल टेबल्स होते हैं, वो एक दिन लगाया, वो फिर से रिवाइज कर लिया। कैसे रिवाइज करने हैं, नेटेड एटलस साथ खोली, कभी बैठे नेटेड एटलस देख ली, पिछले रीजन को ना अंदर 1 या 2 आर्ट दे दिया करें, मैक्सिमम 1 आर्ट दे दिया करें डेली। आपको कुछ ना रिटेन रहता जाएगा, और पास्ट पेपर अच्छी तरह करते रहें। आप अगर ये जुलाई के एंड तक अपने सारा कोर्स एक बार रीड भी कर लेते हैं ना, तो आप काफी आगे हैं, अगर एक बार रीड भी कर लेते हैं। क्योंकि जब एक बार चीज रीड कर ली होती है ना, तो आपको काफी ज्यादा पता लग जाता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर इसके साथ पास्ट पेपर भी साथ साथ सॉल्व कर लिए होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जुलाई के बाद आपने बड़ी ओरिएंटेड स्टडी करनी होती है, बड़ा देख के स्टडी करनी होती है कि क्या चीज सबसे ज्यादा हाई यील्ड है, उसको आप फिंगर टिप्स पे करें। फिर जो बाकी लो यील्ड है उसको आपने दरमियाना सा करें कि आपको आता हो। एम्ब्रियो के लिए 247 चैप्टर इनफ नहीं है। ये चैप्टर आप लोग करेंगे तो आपकी एम्ब्रियो का मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा, नो डाउट। इसके साथ आपने जो 5th चैप्टर में ना एक बना होगा ग्राफ्स, एक डायग्राम बनी होगी, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स और एमसीक्यूज, 2 से 3 एमसीक्यूज वहां से सेट आते हैं, तो आप लोगों ने वो डेरिवेटिव्स याद करने हैं, और अच्छी तरह फिंगर टिप्स पे डेरिवेटिव्स होने चाहिए। फिर बाकी जो 4 चैप्टर के बाद 5 और 6 चैप्टर है ना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से कुछ चीजें करनी है। जो 3, 2nd, 3rd और 4th चैप्टर, ये तो आपको फिंगर टिप्स में होना चाहिए। 7th चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इधर से एक एससीक्यू कंफर्म आता है, 2 एससीक्यू आने होते हैं एमब्रियो में, एक 7 चैप्टर से लाजमी आता है। तो 7 चैप्टर का एससीक्यू क्लिनिकल आने के अब सबसे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि यूएचएस में अब पैटर्न चेंज हो रहा है। व्हाट वुड यू रिकमेंड, किस किस चीज के करने में एनेटमी में, दोबारा बता दे। आप लोग एनेटमी, अगर रिलेशंस अभी ऐसे में याद तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, कुछ आर्टरीज इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी फॉर एग्जांपल होगी एक्सिलरी आर्टरी, क्योंकि उसका रिलेशन ब्रेकियल प्लेक्सस से हो रहा होता है, तो आप लोगों को वो आने चाहिए। फिर आप लोगों के लिए कुछ फेमरल आर्टरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, या शियाटिक नर्व। बाकी रिलेशन आप लोग, आई वुड रिकमेंड कि बस इंपॉर्टेंट जो पास पेपर में है वो रीड कर लें, बाकी आप लोग ना करें। आप लोग नेटेड एटलस अच्छी तरह कर लें, वो जो टाइम रिलेशंस पे लगाना है, आपको नेटेड एटलस से खुद ही आइडिया हो जाएगा, क्योंकि प्रोफ में आपको रिलेशन नहीं याद रहेंगे। इवन अगर आप रिलेशन याद कर लेते हैं, जो प्रोफ में इंपॉर्टेंट चीज है ना, फॉर एग्जांपल फैमिली ट्रायंगल के कंटेंट्स बताएं और ये वगैरह बताएं, वो इवन वो आपको प्रोफ में भूल जाएंगे। वो चीजें ऐसी चीजें जो कि पक्के मार्क्स है, जो आप लोगों को अच्छे मार्क्स की तरफ लेके जाएंगी, वो चीजें भी आप रिलेशन करने के चक्कर में भूल जाते हैं। वो चीजें अच्छी तरह कर लें। फिर उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मसल टेबल। मसल टेबल हर टाइम बैठे करते जाया करें। उसकी रीजन क्या है, आपका वाइवा जो स्टार्ट होना है ना, वो बोन से होना है। बोन्स आपने वेरन कायरा की वीडियोस होती है यूट्यूब पे, सबसे बेस्ट वीडियोस है यूट्यूब पे बोन्स की, आप वो वीडियोस अच्छी तरह करें। हिस्टोलॉजी की डिटेल गाइडलाइन हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसमें हर चैप्टर का बताया है कि क्या चीज करनी है क्या नहीं। लाइक हुसैन सिर्फ हिस्टोलॉजी के लिए फॉर गॉड सेक आप लोग ना करिएगा, आप लोग एट द एंड ऑफ द डे काफी पछताएंगे। करने का बेस्ट तरीका है डायग्राम्स और फिर दोस्त साइड बाय साइड रखें, इधर डायग्राम पढ़ियो इधर फिर दोस्त पढ़ियो, दोनों को कंपेयर करके पढ़ें। एक बारी होगी, उसके बाद जब आपके पास वेग आइडिया आ गया, जनरल कॉन्सेप्ट आ गया, अब खोलें लाइक हुसैन। लाइक हुसैन के लिए सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बताए हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनफ है। फॉर एग्जांपल एपिथेलियम,
डायग्राम्स 90% चांसेस होते हैं कि डायग्राम हमारे प्रूफ में आना है। चले, अब बाकी क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा है, लोअर लिम्ब किस बुक से बेस्ट है? लोअर लिम्ब बीडी प्लस केएलएम, केएलएम में से क्लिनिकल्स और मसल टेबल और मसल की थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन होती है वो करनी है, और साथ बीडी में से बाकी चीजें करनी है। अच्छा, ओएसपी लोअर लिम्ब की काफी इजी होती है क्योंकि इसके मसल्स काफी लंबे लंबे होते हैं, तो इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये इसका मसल है। मसल नेटेड एटलस का एक और फायदा, आपकी ओएसपी जब प्रूफ में आनी है, जिसको नेटेड एटलस आती है वो ओएसपी में सबसे अच्छे मार्क्स लेगा। आपकी डिस्टिंक्शन कभी भी ये ना सोच लेना कि सिर्फ रिटर्न पे डिपेंड करती है, आपकी डिस्टिंक्शन पूरे साल किस तरह पढ़ा है, लक दुआ हर चीज पे डिपेंड कर रही होती है, पेपर प्रेजेंटेशन। आपने नेटेड एटलस जब पढ़ रहे होते हैं ना, आप बेसिकली अपनी साथ वो भी प्रिपेयर कर रहे होते हो, ओएसपी भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग जो लास्ट 40 डेज में प्रिपेयर करेंगे, अभी शॉर्ट लिस्टिंग लास्ट 40 डेज में प्रिपेयर करनी है, और वो भी शॉर्ट लिस्टिंग का ये मतलब नहीं होगा कि हर चीज लिख ली। शॉर्ट लिस्टिंग का ये मतलब होगा कि जो सबसे ज्यादा हाई चीज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, या जो चीज आपको याद नहीं रह रही, जो रिटेन नहीं रह रही, वो करें। वाइटामिन कहाँ करने हैं? वाइटामिन लिपिन कोर्स से करने हैं सोलली, उसके साथ आपने वाइटामिन की वीडियोस देखनी है जो उसके क्लिनिकल है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन B9 एंड विटामिन B12 की वजह से एनीमिया होता है। कौन सा एनीमिया होता है? वो आपको आना चाहिए। मेगा कैरियोसाइटिक होगा, कैसा होगा? माइक्रोसिटिक होगा। आपको पता है उसमें मेगा कैरियोसिटिक होगा। फिर माइक्रोसिटिक किस में होता है? आयरन डेफिशिएंसी में, इसलिए आयरन का मिनरल इंपॉर्टेंट है। एनीमिया वाली कोई भी चीज आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, फिर आप लोग को वो अच्छी तरह आनी चाहिए। बायोकैम के क्लिनिकल्स, बायोकैम के क्लिनिकल्स जोंडस, पोरफायरिया, वाइटामिन्स, मिनरल्स, यहाँ से सबसे मेजर क्लिनिकल आएंगे। वाइटामिन से तो आने क्लिनिकल है, तो वाइटामिन पढ़ने अच्छे है। वाइटामिन की प्रोफ का वाइवा उधर से होगा, प्रोफ का बहुत ज्यादा वाइवा वाइटामिन से होता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वाइटामिन आपको अच्छी तरह आने चाहिए। पोर्फायरिया से प्रोफ का बहुत वाइवा होता है। हीमोग्लोबिन से प्रोफ का वाइवा होता है। जोंडस से प्रोफ का वाइवा होता है। ये ऐसे टॉपिक्स है जो कि क्लिनिकल है। ये प्रोफ में टीचर पूछना पसंद करता है। वो पूछेगा कि जोंडस के बारे में कि एएलटी एएसटी क्यों ज्यादा होता है। वो पूछेगा कि लिवर डैमेज हुआ है तो हमारे ब्लड में एएलटी एएसटी क्यों ज्यादा हुआ है। उसकी रीजन क्या है कि एएलटी एएसटी लिवर सेल में प्रेजेंट है, वो बर्स्ट होंगे अंदर से, एएलटी और एएसटी बाहर निकल आएगा, वो ब्लड में आ जाएगा तो ज्यादा हो गया। तो आपको वो छोटी छोटी ये लॉजिक्स पता होनी चाहिए उस चीज के रिलेटेड। तो ये हमारे पास ग्रोथ के लिए सजेस्ट करें वीडियो चैनल। ग्रोथ के लिए आप लोग देख सकते हैं कैनहब की वीडियोस, कैनहब की लिंक्स आजकल सर्कुलेट कर रहे हैं। आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो जाते हैं शेयर, तो उधर चीजें शेयर हो जाती है। फिर उसके बाद वहां से आप लोग देख सकते हैं। बायोकेम याद नहीं होती, बायोकेम याद करने का मैंने आपको तरीका बताया। अगर बायोकेम बिल्कुल याद नहीं होती, गो फॉर, सबसे पहले जाएं पास्ट पेपर्स करें। पास्ट पेपर्स को अच्छी तरह, चैप्टर फॉर एग्जांपल आपके पास ना पास्ट पेपर है कार्बोहाइड्रेट्स के, कार्बोहाइड्रेट के पास्ट पेपर पे ग्रिप लाएं, अच्छी तरह पढ़ें, रीड करें कि क्या क्वेश्चन आया है। एक बारी पास्ट पेपर रीड कर लिया, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट में गैग्स आया होगा। अब गैग्स आप पढ़ें लिपिन कोर्स से, अब लिपिन कोर्स से याद कर लें, आपका 50% कार्बोहाइड्रेट तो यहीं कवर हो गया। फिर आप अच्छी तरह देखें कौन सा क्वेश्चन है। अब उस जो चीज सत्या में लिखी है वहां पे सत्या में जाए और सत्या से अच्छी तरह करें। आपको पता लग जाएगा कि ये चीज हमने अच्छी तरह करनी है, वो सत्या से तैयार होगी। अब जो पास पेपर की चीज है आपने उधर से भी तैयार कर ली, आपने बुक से भी तैयार कर ली, आपका 70 to 80% पे चीज कवर हुई। अब आप जब ये चीज एक चीज कवर कर लेंगे ना, अब जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीज में मुश्किल नहीं होगी। आप फिर वो चीजें कर सकते हो जो आपकी मिस हो गई थी, फिर उन चीजों को करें। जो 30 to 40% होगी वो आपके जहन पे इतना प्रेशर नहीं डालेगी, तो आपको वो बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट मेथड टू रिटेन बायोकेमिस्ट्री। कहना की बहुत लेंथी वीडियोस है। अगर फॉर एग्जांपल आप क्वारंटीन और आप लोग फारिग है पूरा दिन और तो कुछ करने को है नहीं, यू कैन वॉच दिस वीडियोस। वरना 6 घंटे आप कॉलेज में जाया करते थे, 2 घंटे आप लोग सब कैफे में हम जाया करते होते हैं, फिर उसके बाद बातों में जाया करते हैं, पूरा दिन जाया होता है। अब यहाँ पे ना आपने कॉलेज जाना है ना आपने कोई, आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि वीडियो बढ़िया है कि नहीं। आप लोग उसको पार्ट्स में डिवाइड करें। दिन में इकट्ठे 6 घंटे या 8 घंटे ना पढ़ें। 2 घंटे सुबह पढ़ लिया, 2 घंटे दोपहर को पढ़ लिया, 2 घंटे रात को सोने से पहले पढ़ लिया।
तो 6 to 8 आवर्स मिनिमम मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा कोई पढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर 6 to 8 आवर्स पढ़ लेते हैं तो वो इनफ है। पास्ट पेपर्स कौन से करने होते हैं? पास्ट पेपर्स जो मैंने देखे हैं, हम हमारे ज़माने में होते थे, जो डॉक्टर आमना इकबाल के काफ़ी अच्छे फर्स्ट ईयर के पास्ट पेपर है। फर्स्ट ईयर के लिए वो आई वुड रिकमेंड कि फर्स्ट ईयर के लिए वो अच्छे है। बाकी अब और कोई किसी की क्यूरी है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। स्टिल कोई क्यूरी है, यू कैन आस्क, यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, उधर क्यूरीज दूर हो जाती हैं। फर्दर नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे कि प्रैक्टिकल पे इसका हम सेक्शन रखें कि वो किस तरह आपने वाइवा किस तरह कोप करना होता है, उधर आपने क्या क्या चीजें देखनी होती है, बिकॉज आप लोग ने सब स्टेजेस नहीं दी हुई। सब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे ग्रुप में अनाउंसमेंट हुई हुई है, उधर गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो गूगल फॉर्म फिल करके आप लोग ऐड हो सकते हैं। आप लोग जो होता है वाइवा, वाइवा के बारे में बताया जाएगा। आपने असल में सब स्टेजेस इस साल नहीं दी, तो आप लोगों को वाइवा देने का तरीका नहीं आता। तो वाइवा की एक छोटी सी आप लोगों को मैं टिप दूंगा जाने से पहले, कि वाइवे के लिए आप लोग अपने किसी भी अच्छे दोस्त को जूम पे मीटिंग करें, कैमरा ऑन करें, उसको सामने बिठाएं, उससे कह के जो टॉपिक है ना, बेशक वो बुक सामने खोल लें, जस्ट ट्राई करें उसको सुनाने की, अपने एक्सप्रेशंस को प्रॉपर बनाएं, अपने आप की देखें कि आपने कैसे सुनाना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको आता होगा। आप में से कुछ बच्चे बहुत होंगे जिसको बहुत अच्छा आता होगा, बट उनको वाइवा नहीं देना आता होगा। जिस सिर्फ थ्योरी कभी भी आपको डिस्टिंक्शन नहीं लेके दे सकती, कभी थ्योरी आपको अच्छे मार्क्स नहीं लेके दे सकती। वाइवा आपको बहुत ज्यादा एक डिफरेंस डालता है आपकी प्रिपरेशन में। आप वाइवा आपको तब भी अच्छा आता होगा जब आपकी थ्योरी की तैयारी अच्छी है, लेकिन वाइवा डिलीवर करना सिर्फ तब आपको अच्छा आता होगा जब आपने उसकी प्रैक्टिस की हुई है, तो उसकी प्रैक्टिस करें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वेबिनार। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो फर्दर यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर एज वेल।